नमस्कार। खबर पर नजर के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिनको हमारे रिपोर्टर्स ने दिन भर फॉलो किया है। तो क्या कुछ है ये खबरें और क्या कुछ होगा विश्लेषण हमारे संवाददाताओं का, ये हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। जिन खबरों की बात करेंगे उसकी जानकारी दे दें। दिल्ली की सियासत की बात करेंगे, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पीछे आखिर क्या है एजेंडा, इस पर हम अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक की गिरफ्तारी हुई है। कितनी मुश्किल में आई है ममता बनर्जी की सरकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ थोक महंगाई दर में गिरावट आई है तो कितनी ये बड़ी बात है और कितना ये एक तरह से सुखद संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दिल्ली के सियासत की बात करें तो दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और वही सत्र बुलाने को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में एक बार फिर आमने सामने दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के मामले में केजरीवाल सरकार की ओर से गंभीर प्रतीकात्मक प्रक्रियागत चूक का दावा किया। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक नियमों और अधिनियम के अनुसार सदन 29 मार्च 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नया सत्र बुलाने के लिए पहले मौजूदा सत्र का सत्रावसान किया जाना जरूरी था। सत्रावसान न होने पर भी नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एलजी की ओर से सरकार से विशेष सत्र का एजेंडा भी बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मन मुताबिक विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं और इसमें दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती। कथित आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने कल अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी और उसके बाद आज ये सत्र बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है इस सत्र के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के और इस सत्र को लेकर के, इन सारे मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। किसी व्यक्ति के खिलाफ 56 सवाल हों सीबीआई के भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ हो, वो कितना बाधित कर सकता है जांच को। इसलिए हम सड़कों पे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं होता अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। और आज जिस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं, और ये तो सड़कों पे है इतनी धूप और गर्मी के बावजूद भी, इनके समर्थन में कि हाँ अरविंद केजरीवाल के इस झूठ का और लूट का सत्य पता चलना चाहिए। इस बीच दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के एक मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 मई तक बढ़ा दी। कोर्ट ने सीबीआई मामले में भी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 मई तक बढ़ा दी। शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। अब अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी के मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ाई। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया और इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। नीरज, कितना आज देखा जाए तो कई सारे खबरें रही दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, कितना गहमा गहमी भरा रहा और जो विधानसभा सत्र था उसको लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे। केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की बीजेपी के लोगों ने। किस तरह से रहा ये सत्र, क्या कुछ रहा इस पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस सत्र का आयोजन किया गया था निखिल, ये तय था कि केजरीवाल किसी विशेष मकसद से इस सत्र को लाना चाहते हैं और हुआ भी वही। अगर आप देखें कि उन्होंने जो अपना भाषण दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है। इससे पहले भी अगर आप देखें कि सत्र में जब उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। अब चूंकि इनको ये पता है कि अगर वो विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही कारण है कि उन्होंने इस सत्र का आयोजन किया था। आप देखें कि ना तो कोई कार्यसूची थी, ना कोई पहले से बताया गया था कि जो सदस्य हैं कि अगर विशेष
जी नीरज, आप हमको सुन पा रहे हैं? नीरज से लगता है संपर्क दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। हमारा पैनल इसको कोशिश कर रहा है कि नीरज के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करें, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया था। उसके पीछे का जो एजेंडा था उसके बारे में कहा जा रहा है कि कल जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, उसके बाद एक विशेष सत्र, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और इसको लेकर के दिल्ली के राज्यपाल और अरविंद केजरीवाल भी आमने सामने थे, क्योंकि प्रक्रियागत दिक्कतें और उनकी जो स्थितियां थी उसको लेकर के दिल्ली के राज्यपाल इस बात का कह रहे थे कि इसमें फिलहाल ये सत्र बुलाया जाना कानूनन ठीक नहीं होगा। नीरज एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, आप विधानसभा सत्र का जिक्र कर रहे थे कि उसमें खुलकर किसी के बारे में कुछ बोला जा सके और उस पर कोई कानूनी अड़चन भी ना आए, इसके लिए भी इस सत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उसी के लिए ही ये सत्र लाया गया था, क्योंकि अगर आप देखें निखिल कि कल 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। इनके तमाम जो नेता हैं वो इस समय कटघरे में है। खुद मुख्यमंत्री की भूमिका है वो भी कटघरे में है। इनका जो इनके उप मुख्यमंत्री है, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो जेल के अंदर है। इसके अलावा इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जेल के अंदर है। और जिस तरीके से आबकारी नीति को लागू किया गया था निखिल, आप देखें पूरी दिल्ली को 32 जोनों में बांटकर जिस तरीके से शराब की दुकानें एक एक गली, एक एक मोहल्ले में पहुंचाई गई थी, इससे पहले दिल्ली के अंदर कभी देखने को नहीं मिला कि रेजिडेंशियल एरिया में भी शराब की दुकानें खोली जाए, स्कूलों के आसपास भी शराब की दुकानें खोली जाए। और जिस बड़े पैमाने पर 100 करोड़ की रकम, ये तो एक जो जांच हो रही है उसमें पता लग पा रहा है कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रकम इन तक पहुंची थी, जिसकी पूरी डिटेल जो ईडी है उसके पास है। और दूसरा आप देखिए कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल है वो आरोप लगाते हैं कि जो ईडी है वो मनीष सिसोदिया को परेशान कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है। आज ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास सारे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उनके पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जब वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। उनके यहाँ जो भी जिससे भी पूछताछ होती है, रिसेप्शन से लेकर और जो पूछताछ का कक्ष है वहां तक की सीसीटीवी फुटेज रहती है। तो ये एक तरीके से अरंगल कह सकते हैं कि ये बयान देते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई सारे उद्योगपतियों को ऊपर इन्होंने कई सारे आरोप लगाए और बाद में मुकर गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और बाद में जाके कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये एक इनकी एक अलग तरह की रणनीति है और यही कारण है कि इस सत्र को भी बुलाया गया, ताकि वो खुलकर जिन लोगों पर आरोप लगाना चाहते हैं, जिन लोगों पर जिनकी आलोचना करना चाहते हैं वो कर सके। और ऐसा ही इन्होंने आज सत्र बुलाकर किया। टकराव रहा, राज्यपाल महोदय ने तमाम बातें कही, उन्होंने लेटर लिखा, ये कहा था कि सत्र किस लिए बुलाया जाए ये बताया जाए। जब 29 मार्च को जो सत्र है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके बाद अचानक से क्यों बुलाया गया, क्या मकसद था, क्या दिल्ली में कोई ऐसा इशू था जो डिस्कस करना था। लेकिन इन तमाम चीजों का इन्होंने जिक्र नहीं किया और सत्र बुलाकर जो ये चाहते थे कि सत्र के अंदर अगर विधानसभा के अंदर अगर वो कुछ बोलेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वही उन्होंने रणनीति। एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में आपसे चाहेंगे कि जो मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, तो अभी फिलहाल 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 2 महीने से ऊपर तो हो जाएगा और कट्टर ईमानदार उनको बताया जा रहा था, अदालत जो है उनको जमानत दे नहीं रही है। देखिए, कट्टर ईमानदार तो जो सत्येंद्र जैन है उनको भी बता रहे थे, कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को भी बता रहे थे। आप देख लो, दोनों ही मंत्री जेल के अंदर है। और जिस तरीके से ये पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हैं, आप देखें कि मनीष सिसोदिया भी जब पहले घर से निकलते हैं, राजघाट पहुंचते हैं, बापू की समाधि पर वहां पर फूलमाला चढ़ाते हैं और उसके बाद पूरा ड्रामा करते हुए जांच एजेंसियों के पास पहुंचते हैं। और वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने किया। कट्टर ईमानदार किस तरह से, अगर आप इनके देख लें, जो इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, इनके ऊपर कितने सारे केस चल रहे हैं। और ये जो दोनों मंत्री इस समय जेल के अंदर बंद है, तमाम कोशिशों के बाद भी लगातार ये अपनी जमानत के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अदालत ये समझ रही है कि इन्होंने संगीन जो अपराध है वो किया है, करप्शन किया है और कहीं ना कहीं अगर इनको जमानत दी जाएगी तो ये सबूत है, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें, मनीष सिसोदिया ने 12 से ज्यादा मोबाइल फोन तोड़ दिए जब शराब नीति को लागू किया गया, कई सारे सिस्टम बदले। तो आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? यही कारण है कि इनके ऊपर गंभीर आरोप है और गंभीर इनके खिलाफ सबूत है जांच एजेंसियों के पास। इसी वजह से अदालत इनको जमानत नहीं दे रही। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह।
और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की, जहां सीबीआई जांच में एक एक करके नई परतें खुल रही हैं। सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है। बुरवान से टीएमसी विधायक साहा ने सीबीआई शुक्रवार से ही उनसे पूछताछ कर रही थी। जीवन कृष्ण साहा के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने राज्य में सरकारी स्कूलों में उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में कागजी और डिजिटल दस्तावेज बरामद किए थे। सीबीआई का आरोप है कि कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षकों की भर्ती में उम्मीदवारों से धन एकत्रित करने के लिए साहा मुख्य जरिया थे। जीवन कृष्ण साहा तृणमूल कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं जिन्हें भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सीबीआई ने यह पहली गिरफ्तारी की है। पिछले साल जुलाई में मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ईडी ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से लगभग 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अनियमितताओं को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें पैसा लेकर नौकरी दे दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच हो रही है और इस मामले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। शुवेंदु ने लिखा कि टीएमसी के इन पूर्व विधायकों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। भविष्य में और खुलासे के लिए इस स्पेस को देखते रहें। तो उनका कहना है कि तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी ये जांच होनी चाहिए और केवल एक विधायक नहीं या 2-3 विधायक नहीं, बल्कि उनका तो आरोप है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे टीएमसी के एमएलएज हैं जो इस घोटाले में शामिल पाए जाएंगे। सीबीआई ने इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी और तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। तो ये शिक्षक भर्ती घोटाले में थे। फिलहाल प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, किस तरह से देखना चाहिए ये जो गिरफ्तारी हुई है जीवन साहा की, और उसके बाद केवल यहीं तक नहीं रुकता है बल्कि पशु तस्करी घोटाला का भी मामला साथ साथ चल जाता है जब सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया है जांच के लिए। देखिए निखिल, एक थोड़ा सा हमारे तरफ से ये कर दे, जिसको कहते हैं सफाई दे दे कि ये जो आज दोपहर 1:45 बजे अभिषेक बनर्जी के हाथ पे थमाया गया है समन, वो इसी शिक्षक घोटाले की मामले को लेकर, इसी टीचर स्कैम को लेकर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एसएससी मामले पर अभिषेक बनर्जी को बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर को 1:45 बजे अभिषेक बनर्जी के पास ये पहुंचा गया है समन। तो इसका कानूनी कार्रवाई क्या होना है, क्या ये समन वैलिड है या नहीं है? नहीं तो ये समझना चाहेंगे कि आपसे कि ये शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए समन है या फिर पशु जो घोटाला है उसके लिए समन है? नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए ही समन है। तो मतलब एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक भर्ती घोटाला का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। ये सही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा के रखा है, मतलब अभिषेक बनर्जी को बुलाने के ऊपर रोक लगा के रखा है शिक्षक भर्ती घोटाले पर। आज ही सुबह ये जो रोक है वो दिया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सीबीआई की तरफ से ये समन किया गया है, तो इसका क्या कानूनी कार्रवाई होने जा रहा है आगे जाके, ये कल सुबह हम लोगों को पता चलेगा कि ये समन वैलिड है या वैलिड नहीं है। लेकिन जो भी है, लेकिन सुबह अभिषेक बनर्जी भी अब दायरे में आ चुके हैं, चाहे वो आज के लिए उसके ऊपर रोक हो, लेकिन बाद में जो है कि हो सकता है ये समन कार्यवाही हो जाए और इस समन के ऊपर बेस करके अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाए सीबीआई के सामने जांच के लिए। पहली बात तो ये है जी।
जी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक विधायक और एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस की अलग अलग नेता, चाहे वो तृणमूल यूथ कांग्रेस की हो, बाकी तृणमूल कांग्रेस की हो, जो जिस तरह से लोग करीब 15 से 16 नेता अभी तक इस एसएससी मामले में जेल के अंदर है, चाहे वो पार्थ चैटर्जी के लेकर आज जीवन कृष्ण साहा तक। और ये भी एक हंसने वाली बात है कि जीवन कृष्ण साहा के घर जब सीबीआई 3 दिन पहले पहुंचे तो जीवन कृष्ण अपना 2 मोबाइल तालाब में फेंक दिया। तो चाहे ना चाहे बंगाल में भी जिसको कहते हैं बुलडोजर चल गया, क्योंकि उस तालाब में बुलडोजर उतार कर उसका जो कीचड़ साफ करके वो 2 मोबाइल निकालना पड़ा सीबीआई को। और इस समय ये जो जीवन कृष्ण साहा है, ये अपना घर की जो दीवार है, दीवार को कूद कर भागने की कोशिश किया था, जो हिंदुस्तान में कभी कोई विधायक इस तरह से भागने की कोशिश नहीं किया है। तो ये हंसने वाली बात है। और इसी के ऊपर आप ममता बनर्जी उनका जो सोच है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आज उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह की इस्तीफा मांग लिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी और ये सब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, यह गलत है और होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। तो एक तरह से पूरे एक सोसाइटी में, एक समाज में एक तरह की एक मैंने कहना चाहूंगा कि ये माने ये लोगों का दिमाग में आ चुके हैं कि हो क्या रहा है। एक तरफ पीएमएवाई मतलब जो आवास योजना है उसकी घोटाला, एक मिड डे मील का घोटाला, एक तरफ इस तरह की एसएससी घोटाला जिसमें इतने सारे लोग जेल में आए। तो आगे जाके अच्छा फिर जो पंचायत चुनाव है उसका कोई, तो ये ममता बनर्जी जो जैसा कि आपने बताया, तो ये ममता बनर्जी क्या इस्तीफा मांग करके ये अपने दाग धुलना चाहती, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। आपने ही बताया कि जो मोबाइल है वो तालाब में फेंक दिया जाता है, सीबीआई उसको बरामद कराती है, घर से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। पार्थ चैटर्जी को हमने देखा, ये तीसरे एमएलए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं इस बात से? देखिए, ये हम अगर थोड़ा सा ममता बनर्जी का राजनीति का इतिहास देखें तो ये उनका जो ये हम कहते हैं उनका जो भाग्य है ये बहुत अच्छी है। और जब भी कुछ इस तरह की घटना, जब देखिए अगर आप नेशनल मीडिया के हिसाब से सोचिए कि एक विधायक अपना दीवार कूद के भाग रहा है, ये फुटेज को हम किस तरह से इस्तेमाल करते, अच्छी तरह से इस्तेमाल करते। मुश्किल इस बात की है कि उसी दिन प्रयागराज में कुछ घटना हो जाती है और उसके बाद ममता बनर्जी प्रयागराज के ऊपर ट्वीट कर देते हैं। मतलब बंगाल में एक विधायक जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं, जो दीवार कूद के भाग रहा है और वहां पे एक क्रिमिनल जिसका मर्डर हो जाते हैं, तो अब उस क्रिमिनल को लेकर ममता बनर्जी काफी चिंतित है और ट्वीट करके यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो चिंतित है, जबकि एक विधायक कूद के भाग रहे हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई चिंता नहीं है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ममता बनर्जी का सोच कितना समस्या में है, कितना दिक्कत में है, कितना किस तरह से उन्होंने अपने और अपने भतीजे को इस समस्या से निकालने की कोशिश में है कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरे देश में, वो किसी ना किसी इशू को उठा के ट्वीट करके कम से कम बंगाल से लोगों की ध्यान हटाया जाए, ये कोशिश में लगी हुई है। जी जी जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए और इस पूरी सियासत को समझने समझाने के लिए। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में थोक महंगाई फरवरी के 3.85% के मुकाबले घटकर 1.34% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर 14.62% रही थी। 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने घटकर 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर पहुंच गई। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं, खनिजों, रबर, प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कागज और उससे बने उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण आई है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा मौजूद है। अजय, कितनी अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसको देखते हैं और इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? देखिए, अच्छी खबर इस लिहाज से है क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही अच्छी खबर आनी शुरू हो गई थी, जब जनवरी में हमने देखा कि यूक्रेन क्राइसिस और कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया भर में कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, अपने पीक से वो काफ़ी नीचे आई और इसका असर भारत के इन्फ्लेशन पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। लगातार आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में जो सामंजस्य हमें दिखाई दिया, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो स्पष्ट समझना ये ज़रूरी होगा कि जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं सरकार की, जिसमें वित्त मंत्रालय और उसके साथ जो कंज्यूमर अफेयर्स और एग्रीकल्चर और अलग अलग जो मंत्रालय शामिल हैं, वो सप्लाई साइड पे काम करते हैं कि देश में ऐसी वस्तुओं की कमी न रह जाए जिसकी वजह से महंगाई पर बुरा असर पड़े। और आरबीआई दूसरी तरफ डिमांड साइड से काम करता है, जिसमें वो ये देखता है कि देश में पैसे की जो स्थिति है, तरलता की जो स्थिति है, लिक्विडिटी की जो स्थिति है और ब्याज दरों का जो लेवल है, वो महंगाई को न बढ़ाए। तो इस मामले में हमने देखा कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों ने मिल करके, यानी फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ दोनों ने एक साथ कदम ताल किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त इन्फ्लेशन की है। पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है बढ़ती ब्याज दरों से और 30-40 सालों के उच्चतम महंगाई के संकट से। और इसमें सरकार ने बहुत ही एक सक्सेसफुल अपना जो कैंपेन है उसको कर करके दिखाया। और पहली बार हमने देखा कि जो अभी आंकड़े आए उसमें रिटेल महंगाई दर जो आरबीआई की आरामदायक रेंज है 2 से 6%, उसके नीचे आई। 6% से नीचे कई महीनों के बाद ये रिटेल महंगाई देखने को मिली है। इससे ये अच्छी खबर जो है वो थोड़ा सा और बेहतर होते हुए WPI यानी थोक मूल्य के सूचकांक में आज हमने दिखाई दी, जब वो 2% से नीचे आई। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखने को मिला कि सप्लाई और डिमांड दोनों साइड पर जो सरकार ने और आरबीआई ने मिल करके कदम उठाया, उसका असर आपको महंगाई के आंकड़ों में ज़रूर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया जहाँ पर महंगाई के बढ़ते आंकड़ों से जूझ रही है, इस वक्त हमारा फोकस ग्रोथ है, महंगाई नहीं। जी, हमारा फोकस ग्रोथ है। एक मूल प्रश्न जो आया था कि इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के बढ़ोतरी में और उसकी तेज़ गति में ये काम आएगी? तो महंगाई के अगर पूरा बास्केट देखें तो इसमें 2 अहम या 3 अहम हिस्से हैं। पहला आप देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती है और ये वॉलेटाइल होती है। मौसम नहीं है तो सब्जियों की कीमतें बहुत तेज़ हो जाती हैं। बारिश मान लीजिए असमय हो गई तो सप्लाई साइड्स में मुश्किल होती हैं। तो कभी फलों की और सब्जियों की मौसम की वजह से जो तेज़ी आती है, उतार चढ़ाव आता है, वो एक चिंता का विषय है। ऐसे में सप्लाई को बनाए रखना वहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है। जो फ्यूल साइड में हमारी इन्फ्लेशन है वो बहुत स्टिकी है, क्योंकि उस पर हमारा बहुत ज़्यादा बस नहीं होता है कि हम क्रूड ऑयल 85% इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर से उसको रिफ़ाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है इंपोर्ट्स पे। इसलिए जो बाहर जो कीमतें हैं कच्चे तेल की, वो हमारे फ्यूल इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं। उसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर कुछ चीज़ें इसी तरह से हमें दालों का जो तिलहन है उसका आयात करना पड़ता है, कच्चे तेल जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला जो तेल है, तो वहाँ पर कभी कभी वैश्विक मुश्किलों की वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सरकार ने जो शुल्क लगाती है अपने एक्सपोर्ट्स के साइड पे और इंपोर्ट के साइड पे, दोनों में हमने देखा कि ईज़ करते हुए नजर आई। आपको याद होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। अभी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें आप सीएनजी की कीमतों में, यानी गैस की कीमतों में आपने कमी देखी। पहली बार देखा आपने कि सीएनजी की कीमतें आईजीएल और अदानी दोनों ने 6 रुपये प्रति किलो घटाई, जो कि 3-4 साल से हमने देखा नहीं था। उसका असर अब फर्टिलाइज़र की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि 80% से ज़्यादा इनपुट कॉस्ट गैस होता है। आगे जाते हुए मानसून की जो स्थिति वो बेहतर बताई जा रही है, कम से कम सामान्य से कम नहीं है। इसका मतलब कि एक अच्छी रबी सीज़न की हम उम्मीद कर सकते हैं, जो सरकार लगातार कह रही है। मैन्युफैक्चरिंग साइड में सप्लाई लगातार बढ़ रही है, मेक इन इंडिया और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। इसलिए आपको महंगाई के आंकड़ों में इतना ज़्यादा अपटिक नहीं दिखाई दे रहा है।
तो स्पष्ट तौर पर जो ये महंगाई है वो जिस तरह हमने विस्तार से आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे ये इस वक्त की क्या स्थिति है, और फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार अब सरकार का फोकस ग्रोथ पर जा रहा है, ग्रोथ नंबर्स को सबसे बनाए रखने पर हो रहा है, क्योंकि वैश्विक माहौल अभी भी अस्थिरता से भरा हुआ है। आपने ओपेक का देखा कि कैसे उन्होंने प्रोडक्शन में कमी के संकेत दिए, लेकिन सरकार अभी भी मान रही है कि $85 के आसपास अगर कच्चे तेल की कीमतें बनी रहती हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।